खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रामर को ही लेके कंटिन्यू किया था, इंट्रोडक्शन लेके चल रहे थे हम लोग। तो लास्ट टाइम हमने आपको ग्रामर के अंदर 2 लेक्चर्स जो है वो गुज़िश्ता वीक्स के अंदर हमने आपको दिए थे। आज हम जो है थर्ड लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से ग्रामर के हवाले से। और ग्रामर का पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, जो हमने पहले डिस्कस किया था, और फिर हम कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं आपको बताते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे क्या, हमने टेंसेस डिस्कस किए थे कि टेंसेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने आपको बताया था टेंसेस के अंदर जो है वो फैमिलीज को डिस्कस किया जाता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हवाले से। ठीक है, मैंने बताया था कि टेंसेस की जो टाइप्स हैं वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपसे कि सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। तो सेंटेंसेस में हमने आपको डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस की जो कैटेगरीज हमने आपको बताई थी, हमने आपको बताया था कि सेंटेंसेस के अंदर जो है वो सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, हमने आपको बताया था इंडेफिनेट होते हैं, हमने आपको बताया था कंटिन्यूअस होते हैं, हमने आपसे कहा था परफेक्ट टेंसेस होते हैं, और इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने आपको लास्ट में बताया था, हमने कहा था कि इंपेरेटिव टाइप के टेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रक्चरल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ये सब हमने लास्ट में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हमने बस इनके नाम आपको बताए थे और इंट्रो दिया था, क्योंकि अभी हमारा इंट्रो ही चल रहा है, सही ना। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब किसी सेंटेंस का नाम आता है तो जाहिर सी बात है सेंटेंस जिन चीजों से मिलकर बनता है वो क्या क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं, वो वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी की थी। हमने आपसे कहा था कि डूअर ऑफ एनी एक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे ही हमने आपसे वर्ब डिस्कस किया था, हमने आपसे कहा था कि एनी एक्शन जो है जो किसी भी किस्म का एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है। इसी तरीके से जो हमने ऑब्जेक्ट आपसे डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कि किसी भी किस्म का जो रिसीवर होता है, किसी एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स वगैरह भी हमने आपको बताई थी, तो अभी सिर्फ शॉर्टली आपको हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं या किस किस तरह के हो सकते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो इसका मतलब होता है डूअर ऑफ एनी एक्शन, किसी भी काम को करने वाला। और किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है वो अल्लाह पाक ने लिविंग्स में रखी है, जानदारों में रखी है। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का लिविंग होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन कभी हम ये भी देखते हैं कि नॉन लिविंग भी सब्जेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम मिसाल ले लें आपके सामने दिस, हम मिसाल दे दें दैट, हम मिसाल दे दें दीज, हम मिसाल दे दें दोज। ठीक है, तो अब ये जो है ये बेसिकली क्या, मिसाल अगर मैं कहूं कि दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है। अब आप देखें ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, पहली बात। और दूसरा ये जो दिस है ये नॉन लिविंग की तरफ जाहिर कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो हम ये जानते हैं नॉर्मली, अब ये दिस क्या है, बेसिकली है तो सब्जेक्ट, लेकिन ये लिविंग तो नहीं है। और हमारी जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो तो क्या कहती है कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, किसी भी काम को करने वाला बेसिकली कौन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। पर यहां देखें दिस इज माय बैग, बैग भी नॉन लिविंग है और दिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बैग को। तो बैग भी नॉन लिविंग है, दिस भी नॉन लिविंग है। तो ऑफिशियली तौर पर हम बताना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हमने आपके सामने, दिस दैट दीज दोस, और एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं देयर, ये सारे भी कहलाते हैं सब्जेक्ट, लेकिन इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट्स। सही, एम्प्टी सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें लगाना पड़ता है। और वो क्यों लगाना पड़ता है वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ नेम्स बता रहे हैं कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे वो सब्जेक्ट्स हो गए जो नॉन लिविंग हो सकते हैं, जिनको हमने एम्प्टी सब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि सब्जेक्ट जो होते हैं उसके लिए ये कहना जरूरी नहीं है कि कोई काम हो रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा तो वही सब्जेक्ट होगा। जैसे मिसाल से नॉर्मली बच्चों को सिखाया जाता है
कि अगर कोई काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट होगा। तो हम आपको ये बता देते हैं कि बिना काम करे भी सब्जेक्ट होता है। जैसा हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, हमने आपको प्रोनाउंस पढ़ाए थे, सही है, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में आपको प्रोनाउंस पढ़ाए थे। और प्रोनाउंस में हमने आपसे कहा था कि कई तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें हमने कैटेगरीज भी बनाई थी डिफरेंट किस्म की। हमने आपसे कहा था कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सही है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, सही है, और हमने बताया था एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, और भी होते हैं, नॉमिनेटिव भी होते हैं, और डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम चार डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लिखा था कि सब्जेक्ट जो होते हैं, सपोज करते हैं शी, ही की बात कर लेते हैं, हम इट की बात कर लेते हैं, हम यू की बात कर लेते हैं, वी की बात कर लेते हैं, आई की बात कर लेते हैं, और कौन रह जाता है, ही, शी, इट, यू, वी, दे रह जाता है, सही है। तो ये जो बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट बताने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ऑब्जेक्टिव में देखें तो हर और हर, और फिर अगर हम ही का देखें तो हिम और हिज, और अगर इट का देखें तो इट और इट्स, और इस तरीके से अगर हम यू के हवाले से बात करें तो यू, योर, और वी, अस, आर, और आई, मी, और माय, और दे, देम, और देयर, सही है। तो याद रखिएगा, ये जो हमने ये बीच वाली लाइन लिखी है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। और यूं समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स, यानी इनको आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं बिना डेफिनेशन में जाए कि रिसीवर ऑफ एनी एक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं। आपके लिए अगर प्रोनाउंस दिए हुए तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बिना सोचे समझे आप उसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की। तो पोजीशन को जो जाहिर करते हैं, जैसे मैं कहूं भाई दिस इज माय मार्कर, ये जो माय मार्कर, मेरा मार्कर, ये मेरी पोजीशन को, मेरी मिल्कियत, मेरी ऑनरशिप को शो कर रहा है। तो जितने भी आप पोजेसिव प्रोनाउंस देख रहे हैं, ये सब आपकी मिल्कियत को शो करते हैं, लेकिन ना ये सब्जेक्ट होते हैं ना ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये पोजेसिव होते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था जैसे कि हर के साथ लिखते हैं हम हर सेल्फ, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, हिमसेल्फ, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, इटसेल्फ, जैसे हम लिखते हैं क्या, योरसेल्फ, और जैसे हम लिखते हैं आर सेल्व्स, SELVES, सही है। और हम लिख देते हैं क्या, माई सेल्फ लिख देते हैं हम, और फिर लिख देते हैं क्या, देम सेल्फ भी होता है, सॉरी देम सेल्व्स, SELVES। अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये अपने आप के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं भाई आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, कि मैं अपने काम खुद मुकम्मल करता हूं, या दे कंप्लीट देयर वर्क देम सेल्व्स, कि वो अपने काम खुद करते हैं। या अगर किसी लड़की की बात करें तो हम कह सकते हैं कि शी डज हर वर्क हर सेल्फ, कि वो जो अपना काम खुद करती है। अगर हम किसी ही की बात करें तो कह सकते हैं कि ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, कि वो अपना काम खुद कर रहा है। तो जब भी हम कोई काम खुद ही से कर रहे होते हैं या अपने आप से कर रहे होते हैं, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने लास्ट में डिस्कस की थी। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, थोड़ा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू लेके चल रहा हूं मैं, सही। अब हम मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, इनके बाद हमने क्या किया था, प्रोनाउंस डिस्कस करने के बाद हमने आपको चंद बातें और सिखाई थी कि किस तरीके से सब्जेक्ट की डेफिनेशन, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन अब हम आपको बताने लगे किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो हमने लास्ट में बताया था आपको कि अगर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ सेंटेंस के शी कॉल्स मी फूल, ठीक है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे हुए बताइए ये शी क्या है, कॉल्स क्या है, मी क्या है और फूल क्या है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, देखें ये जो शी है इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, और इसको सब्जेक्ट कहने की वजह क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सही। और जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाते हैं, सही, क्लियर है बात। अच्छा जी, अच्छा मजीद क्या करें, अगर हमसे कोई पूछे भाई बताइए कॉल्स क्या है, तो हम कह सकते हैं ये वर्ब है। तो कोई पूछे भाई आपने कैसे कह दिया, तो ये कॉल्स वर्ब है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कॉल्स, कॉल्स का मतलब पुकारना, बुलाना,
तो जब भी कोई एक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बात करता है किसके हवाले से, मी के हवाले से, तो हम कह सकते हैं मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सही है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इस तरीके से अगर बात की जाए फूल के हवाले से, तो हम फूल को भी क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब सवाल ये चले सर, ये तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये तो प्रोनाउन नहीं, ये तो नाउन है, ये तो नाम है, ये कैसे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हमने आपको सॉल्यूशन बताया था कि जब भी आपको नाउन दिया जाए और आपको कंफर्म करना हो कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो वहां पर हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम वहां वर्ब की हेल्प लेते हैं। वर्ब क्या लिखा हुआ हमारे पास, कॉल यानी पुकारना, तो हमने यहां लिख दिया ये पुकारना। तो हमने पुकारने से पूछना है भाई पुकारते तो है लेकिन वो क्या पुकारते हैं, तो जवाब में हमें क्या पता चलेगा कि बेवकूफ यानी फूल पुकारते हैं। तो फूल बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, जब भी कभी नाउन दिया हुआ हो आपको और आपने पहचानना हो कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आप वर्ब की मीनिंग से जो है वो व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो व्हाट का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, सही। तो यहां तक बात क्लियर होगी। ये भी लास्ट में मैंने बात की थी, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये सब पहचानना बताया था। आज हम जरा मूव करते हैं थोड़ा और मजीद आगे की तरफ, और हमारा आज का मजीद आगे जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह से है कि आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एडवर्ब, और इसके अलावा आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव, सही। अब नॉर्मली बहुत सारे तालिब इल्म हैं, उन्हें कंफर्म ही नहीं है कि एडवर्ब क्या होते हैं और एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, देखिए दो तरीके से। पहले तो हम बात कर लेते हैं एडवर्ब की। अगर हम इसको यूं लिख लें तो ज्यादा मुनासिब होगा, एडवर्ब यानी एडवर्ब होते क्या है, अ वर्ड विच डिफाइंस द मीनिंग ऑफ वर्ब। ऐसा अल्फाज जो वर्ब की मीनिंग को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा, एडवर्ब लगाने के लिए आपके पास लाजमी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूं भाई ही इज फास्ट, और स्लैश करके लिख देते हैं फास्टली, और यहां लिख देते हैं हम ड्राइवर, और यहां पे हम लगा देते हैं अंडरलाइन, ठीक है जी। अब मैं लिखा ही इज अ फास्ट या फास्टली ड्राइवर। अगर कोई आपसे पूछता है बताइए आप यहां फास्ट लिखना चाहेंगे या फास्टली लिखना चाहेंगे, तो आपके ख्याल में क्या आंसर आना चाहिए। आप अगर फास्ट कह देते हैं तो ठीक है, और फास्टली कह देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब सवाल ये सर फास्ट क्यों सही और फास्टली क्यों गलत है, देखिए इसका जवाब क्या है। असल में फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है और फास्टली जो है वो बेसिकली क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब लगाने के लिए हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए था, वर्ब होना चाहिए था। अब चूंकि वर्ब तो है ही नहीं, लिहाजा आप एडवर्ब तो यहां पर लगा ही नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव लगाया, ठीक है जी। तो याद रखिएगा हमेशा कि एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, जो वर्ब की मीनिंग को डिफाइन करता है, जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो लगते ही वहां पर हैं जहां पर वर्ब ना हो, क्योंकि एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है, एडजेक्टिव डिफाइन करता है नाउन को, या मीनिंग ऑफ नाउन को डिफाइन करता है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम क्या बताते हैं आपको, चलिए तो थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब हम आपको ये बताते हैं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव क्रिएट कैसे किए जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। नॉर्मली क्या देखा जाता है, देखिए पहले हम आपको बताते हैं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव का लिंक क्या है। असल में एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव से क्रिएट होता है क्या, एडवर्ब क्रिएट होता है। एडजेक्टिव से क्या क्रिएट होता है, एडवर्ब क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव है स्मार्ट, तो स्मार्ट एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब क्या बन जाएगा, स्मार्टली, सही है ना। एक एडजेक्टिव है स्मूथ, सही है, इसका एडवर्ब क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्मूथली। अब सवाल ये है, लोगों को गलत फहमी ये है कि जहां पर एलवाई लगा हुआ आ जाए तो वो एडवर्ब हो जाता है।
मतलब लोग ऐसा समझते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि बस एल वाई लगा लिया जाए तो एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन याद रखिएगा हर एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब नहीं बनाया जाता। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि शी कुक्स वेल, सही है, तो शी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, और वेल जो है वो क्या है, वो एडवर्ब है। अब आप देख सकते हैं यहां तो एल वाई कहीं पे लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एडवर्ब है। तो देखिए याद रखिएगा कि एडवर्ब की ये कोई पहचान नहीं है कि एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाएगा, या हमेशा ही एल वाई वाले एडवर्ब नहीं होते। बगैर देखे बगैर एल वाई के भी है, शी कुक्स वेल, अब वेल तो एडवर्ब है और वेल में देखें कहीं पर भी जो है वो एल वाई नहीं लगा हुआ। तो समझाने का मकसद ये है कि हाँ ऐसा होता है कि एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, लेकिन एडवर्ब की कई टाइप्स हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं एडवर्ब की कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या मामला है। देखिए एडवर्ब्स की जो है वो कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम आपके सामने डिफाइन करते हैं। देखिए अगर एक जुमला लिखा हुआ है शी, ये लास्ट टाइम भी लिखवाया था आपको, अगर हम कह देते हैं शी परफॉर्म्स, सही, अब शी परफॉर्म्स, अब परफॉर्म्स के दो मतलब आते हैं, एक होता है अदा करना, सही, अच्छा एक होता है नमाज अदा करना, एक होता है हज अदा करना, और एक होता है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना। अब सवाल ये अगर हम सिंपल ये लिखते हैं कि भाई शी परफॉर्म्स, कि वो अदा करती है, तो अब हम कंफ्यूज हैं कि भाई क्या अदा कर रही है, हज अदा कर रही है, उम्रा अदा कर रही है, नमाज अदा कर रही है, किसी का बिल अदा कर रही है, क्या चीज अदा की जा रही है, ठीक है ना, या कोई एक्टिविटी अदा कर रही है, क्या कर रहे हैं। तो जब हम लिखते हैं कि भाई शी परफॉर्म्स नमाज, तो अब ये जो नमाज का वर्ड है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट भी है, और ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या है, ये एडवर्ब भी है, क्योंकि हमने आपको बताया कि एडवर्ब होता है क्या है, विच डिफाइंस द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब की मीनिंग को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। अब आप देखें इस नमाज में कहीं एल वाई तो लगा हुआ नहीं है, तो पता ये चला कि एडवर्ब की कई टाइप्स होती हैं। तो ये जो अभी हमने आपके सामने एडवर्ब लिखा है जिसको हमने नमाज कहा है, ये कौन सा एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ नाउन, यानी कि नाम को भी क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। इसका मतलब पता है क्या, देखिए एडवर्ब को उसकी मीनिंग से, उसकी डेफिनेशन से समझें कि एडवर्ब का मतलब क्या है, विच डिफाइंस द मीनिंग ऑफ वर्ब, जो वर्ब की मीनिंग को डिफाइन कर दे, वर्ब की मीनिंग को और क्लियर कर दे और मॉडिफाई कर दे, वो चीज क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। अब वो नाउन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो हर वो अल्फाज जो वर्ब की मीनिंग को क्लियर करता जाए, डिफाइन करता जाए और वाज़ेह करता जाए, वो क्या बनता जाएगा, वो एडवर्ब बनता जाएगा। तो पता क्या चला कि शी परफॉर्म्स नमाज, कि भाई वो नमाज पढ़ती है। तो अब ये जो हमारे पास नमाज आया, ये हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अदा करने से पूछे भाई अदा तो करते हो लेकिन क्या, तो पता चला भाई नमाज, तो ये ऑब्जेक्ट भी हो गया, सही ना। और फिर अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो वर्ब को डिफाइन कर दिया नमाज ने, तो नमाज भी क्या हो गया, एक एडवर्ब भी हो गया, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि नमाज एक नाउन है, तो ये एडवर्ब ऑफ नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब इतनी बात तो यहां पे रुक जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं शी परफॉर्म्स नमाज 5 टाइम्स, ठीक है जी। अब 5 टाइम्स का मतलब क्या है, 5 मर्तबा नमाज पढ़ी जा रही है, यानी 5 मर्तबा, यानी नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया, लेकिन कौन सा एडवर्ब हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, सही है। तो अब क्या कहा जा रहा है, शी परफॉर्म्स नमाज, वो नमाज तो पढ़ती है लेकिन 5 टाइम्स, 5 मरतबा पढ़ती है। जो 5 दफा का वर्ड है ये भी एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सही है। हम क्या लिखेंगे, अच्छा फिर और भी लिख सकते हैं इसके आगे, शी परफॉर्म्स नमाज 5 टाइम्स, और फिर हम यहां पर लिख सकते हैं स्लोली, कि भाई वो नमाज तो पढ़ती है लेकिन बड़े आराम आराम से नमाज पढ़ती है। तो स्लोली भी क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब कोई काम कैसे किया जाता है, सही है ना। तो क्या लिखा जा रहा है, शी परफॉर्म्स नमाज, नमाज भी एडवर्ब ऑफ नाउन हो गया, 5 टाइम्स जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, स्लोली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, सही है। इसी तरीके से अगर एक और देखा जाए
हम कहेंगे भाई शी परफॉर्म्स नमाज 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स के बाद अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दूं, क्या, अ डे, तो अ डे का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा कि कोई काम कब किया जाता है, तो हमने बताया भाई 5 टाइम नमाज होती है, रोजाना होती है, ठीक है। तो लॉजिक बताने की ये कि, ठीक है जी, तो देखिए पता ये चला कि हमें एडवर्ब्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ नाउन हो सकता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने आपको आज जो बताया वो एडवर्ब ऑफ नाउन बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दी, मैनर बता दिया और टाइम बता दिया। तो 4 टाइप्स हमने आपको बताई एडवर्ब की, और हमने आपको क्लियर कर दिया कि देखिए सिर्फ एल वाई का होना और एल वाई से एडवर्ब को पहचानना ये मुनासिब नहीं है। सिर्फ एल वाई वाले एडवर्ब नहीं होते, सही ना, और भी कैटेगरीज होती हैं एडवर्ब की, तो हमने आपको बताया, शॉर्टली बताया, ठीक है ना। चले अब हम आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, क्या, एडजेक्टिव डिफाइन कर देते हैं कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है। तो एडजेक्टिव के बारे में भी लोगों के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत डाउटफुल होते हैं, तो वो क्लियर कर देते हैं अभी। देखिए एडजेक्टिव बेसिकली क्या है, देखें एडजेक्टिव, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एडजेक्टिव को डिफाइन करें कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या है, तो एडजेक्टिव का मतलब आसान लफ्जों में होता है क्या, क्वालिटी को कहते हैं एडजेक्टिव, सही। अब क्वालिटी से मुराद क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे भाई डिफाइन क्वालिटी, क्वालिटी क्या चीज है, तो आप बता सकते हैं क्या कि गुडनेस प्लस बैडनेस, अच्छाई हो या बुराई हो, वो दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं, क्वालिटी कहलाती हैं। इसीलिए एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव में पॉजिटिविटी भी आ सकती है, अच्छाई भी आ सकती है और बुराई भी आ सकती है। मिसाल के तौर पर गुड, ये भी एडजेक्टिव है, और कहें बैड तो ये भी एडजेक्टिव है। यानी कि जो भी क्वालिटी होगी, चाहे वो इन अ पॉजिटिव सेंस हो या इन अ नेगेटिव सेंस हो, ये आपकी किस में आती है, एडजेक्टिव में काउंट की जाती है, सही है। तो एडजेक्टिव की आसान डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि क्वालिटी जो होती है, सही है ना, वो एडजेक्टिव कहलाती है। अब क्वालिटी किसकी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ नाउन, सही है ना, किसी भी नाउन की क्वालिटी जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है, वो एडजेक्टिव कहलाती है। एडजेक्टिव जो है वो डेफिनेशन अगर हम कहें तो हर अच्छाई और बुराई बेसिकली क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है। कोई लंबा है तो ये भी एडजेक्टिव है, कोई शॉर्ट है तो ये भी एडजेक्टिव है, कोई फैट है तो ये भी एडजेक्टिव है, कोई स्लिम है तो ये भी एडजेक्टिव है, कोई ब्यूटीफुल है तो ये भी एडजेक्टिव है, कोई अगली है तो ये भी एडजेक्टिव है। यानी कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये तमाम चीजें किस में आती हैं, ये एडजेक्टिव्स में आती हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज में आती हैं, ठीक है। अच्छा एडजेक्टिव से रिलेटेड एक और बात हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, और वो एक और बात क्या है, अब रुक जाएंगे बताते हैं आपको। देखिए अब एडजेक्टिव पे जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में 3 बातें आती हैं। एडजेक्टिव पे जब भी नाम आएगा तो आपके पास जो है वो एडजेक्टिव की लोग डिग्रीज की बात करते हैं, डिग्रीज कह लें या एडजेक्टिव की टाइप्स कह लीजिए। तो एक जो होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव टाइप, एक होती है कंपैरेटिव, सही है, तो कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, सही है, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, सही। एडजेक्टिव की 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे अगर मिसाल के तौर पर लिखें टॉल, तो इसकी कंपैरेटिव क्या हो जाती है, टॉलर हो जाती है, और सुपरलेटिव क्या हो जाती है, टॉलेस्ट हो जाती है, सही। ऐसे अगर हम बात करें गुड, तो कंपैरेटिव में बेटर हो जाता है और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। ऐसे अगर हम बैड की मिसाल लें तो कंपैरेटिव में वर्स हो जाता है और सुपरलेटिव में वर्स्ट हो जाता है, सही है। ऐसे अगर हम मिसाल लें ब्यूटीफुल, तो इसमें कहा जाता है कि कंपैरेटिव में हो जाता है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, सही। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स लिखी है हमने आपके सामने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की डिग्रीज कहा जाता है। अब यहां पर हमारा एक सवाल है कि अब बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं पर तो कंपैरेटिव में टॉलर और टॉलेस्ट, कहीं ईआर और ईएसटी लग रहा है, कहीं पर मोर और मोस्ट लग रहा है,
और कहीं पे कुछ भी नहीं लग रहा है, ना ER EST लग रहा है, ना मोर और मोस्ट लग रहा है। तो ये क्या मसला है? तो देखिए इसका मसला जो है सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहां पर, आपको देखना पड़ेगा सेलेबल की तरफ, SYLLABLE। अब सेलेबल किसे कहते हैं? सेलेबल का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड कितने टुकड़ों में अदा किया जा रहा है, यानी जबान से जब हम अदा कर रहे होते हैं तो कितने लफ्जों में कोई भी चीज अदा की जाती है वो उसके सेलेबल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर टॉल, टॉल यानी वन सेलेबल, यानी इसको बोलने में हमें लफ्जों को तोड़ना नहीं पड़ा, टॉल, सही। तो ये वन सेलेबल, तो जितने भी वन सेलेबल होते हैं उनमें ER और EST लग जाता है, यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त ER और EST लग जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो मोर देन वन सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल भी हो सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। तो अब ये मोर देन वन सिलेबल है। जब मोर देन वन सिलेबल होते हैं तो उनमें क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव में मोर और मोस्ट लगाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये सर ठीक है, मोर देन वन सिलेबल थे तो आपने मोर और मोस्ट लगा दिया, वन सिलेबल था तो आपने ER EST लगा दिया। अब ये गुड और बैड का क्या करें? गुड भी तो वन सिलेबल है, बैड भी तो वन सिलेबल है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर चक्कर आ जाता है कौन सा? रेगुलर और इररेगुलर का। यानी ये जो गुड और बैड है ये कौन से एडजेक्टिव हैं? ये इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, और इनके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? पूरा शेप ही चेंज करना पड़ता है। जैसे गुड का बेटर हो जाता है और फिर बेस्ट हो जाता है, ऐसे ही बैड का वर्स हो जाता है और फिर वर्स्ट हो जाता है। यानी ऐसे एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव जो बिल्कुल ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अपनी शक्ल ही चेंज कर दें, सही ना, उनको हम क्या कहते हैं? इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपने वर्ब भी पढ़े होंगे। चले हाथ के हाथ अब इररेगुलर और रेगुलर की बात आई है तो हम आपको जो है थोड़ा वर्ब के बारे में बता देते हैं कि वर्ब की भी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होती। जैसे फर्स्ट करने लिखा हुआ है COOK, कुक। अब इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं? इसमें सिर्फ ED लग जाता है, यानी शक्ल सेम रहती है, सही है ना। तो ये जो वर्ब होते हैं ये कौन से वर्ब कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स, सही है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ब हो जो अपनी शक्ल को चेंज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई सा भी एक वर्ब प्ले, तो देखिए, तो रेगुलर समझ में आ गया, कुक, कुक्ड, कुक्ड। अच्छा, इररेगुलर क्या होते हैं? सही, इररेगुलर वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट के लिए एक वर्ड है कैच, सही। अब इसका इररेगुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी शेप चेंज कर लेगा, ये हो जाएगा कॉट और ये हो जाएगा कॉट। तो ऐसे वर्ब जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म क्या हो, एक दूसरे से चेंज हो, वो बेसिकली वर्ब कौन से कहलाते हैं? वो इररेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो शेप सेम रहता है, शक्ल सेम रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा और आगे चलते हैं आज, सही है। रेगुलर इररेगुलर भी हमने आपको समझा दिया, सही ना। नाउन्स बता दिए, प्रोनाउंस भी बता दिए हमने आपको, एडजेक्टिव्स की टाइप्स भी बता दिए हमने आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हल्का सा ओवरव्यू आपको थोड़ा और देते हैं। लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं, मैं कहता हूं शी इज अ गर्ल, सही। अब सवाल यह है कि चले शी तो हमें समझ में आ गया, सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। इज, ए और गर्ल, गर्ल जो है वो एक नाउन कह लें या इसको आप ऑब्जेक्ट कह लें, ए जो है वो आर्टिकल कहलाएगा। अब इसके मामले में लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से होते हैं। लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ये इस जो है ये है हेल्पिंग वर्ड। अब सवाल ये है कि हम जरा यहीं पे डिफाइन कर देते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। अगर इस वक्त हम देखें तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहना गलत होगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये कौन सा वर्ब है? ये बी वर्ब है। सवाल ये सर इसको तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब कब कहा जाता है? अगर ये जुमला लिखा हुआ होता है शी इज प्लेइंग, सही। अगर लिखा होता है शी इज प्लेइंग यानी ये इसके बाद वर्ब, क्योंकि लेकिन हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? जो वर्ब की हेल्प करे। तो जब वर्ब मौजूद है तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में कोई वर्ब मौजूद नहीं है, कोई एक्शन मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको हेल्पिंग वर्ब ना कहें, बल्कि ज्यादा मुनासिब क्या होगा? इसको आप बी वर्ब कह लीजिए। और आप जानते हैं बी वर्ब कितने होते हैं? बी वर्ब होते हैं इज, एम, आर
was और were, ये क्या कहलाते हैं? बी वर्ब कहलाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहने के लिए इनके आगे किसका होना जरूरी है? वर्ब का होना जरूरी है। अगर इनसे आगे या इनसे पीछे कोई वर्ब मौजूद नहीं है, पीछे तो खैर हो ही नहीं सकता, इनसे आगे अगर कोई वर्ब मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह है फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे, बी वर्ब कहलाएंगे। ठीक है ना? जैसे देखो मैंने यहां लिखा है शी इज प्लेइंग, तो प्लेइंग वर्ब है, तो वर्ब से पहले अगर इज, एम या आर या वाज या वर्ड लिखा हुआ है तो वो हेल्पिंग वर्ब ही कहलाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है कि शी इज अ गर्ल या शी वाज अ गर्ल, तो ये जो इज, एम, आर या वाज वर्ब है बिना वर्ब के, तो ये क्या कहलाएंगे? ये बी वर्ब कहलाएंगे, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहला सकते। सही है? तो यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? तो ये मैटर भी क्लियर हो गया हमारा। सही है ना? अच्छा, इसके अलावा सब्जेक्ट के हवाले से भी हमने आपको क्लियर कर दिया था कि सब्जेक्ट भी जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग्स होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं। ठीक है ना? तो वो भी हमने आपको ऑलमोस्ट डिफाइन कर दिया था। एक सेंटेंस और है जो हम आपके सामने लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? देखिए, अब वो एक और सेंटेंस बेसिकली क्या है? अब लोगों का ये ख्याल होता है कि एक जुमले में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आप याद रखिएगा एक जुमले में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट एक ही होगा। मिसाल के तौर पर मैं क्या लिखता हूं? मैं कहता हूं शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर। सही है? शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर। अब देखें, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, राइट वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर देख सकते हैं शी को हमने सब्जेक्ट क्यों कहा? क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लाइक्स वर्ब है, राइट वर्ब है। हिम को ऑब्जेक्ट क्यों कहा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेटर को वर्ब ऑब्जेक्ट क्यों कहा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम मिसाल ले लें इन दोनों की कि लाइक्स टू राइट लिखना पसंद है, लिखना पसंद है, तो लिखना पसंद है तो क्या वर्ड किया हमने, क्या लिखना पसंद है, तो पता चला कि क्या लिखना पसंद है? लेटर लिखना पसंद है। तो इस लिहाज से क्या हो गया? लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सही है? और ए तो आप जानते हैं आर्टिकल है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर कर देते हैं। सही? ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो कुछ मैंने डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम जो फर्दर क्लासेस होंगी, जो मतलब अगला लेक्चर होगा हमारा, अब हम प्रॉपर लेक्चर्स की फॉर्म में आएंगे। प्रॉपर लेक्चर से मुराद, अभी तक तो हम आपको मिक्स इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि कहीं आर्टिकल सिखा दिया, कहीं आपको टेंस बता दिए, कहीं सेंटेंसेस बता दिए, कहीं आपको एडवर्ब बता दिया, कहीं एडजेक्टिव बता दिया, कहीं हेल्पिंग वर्ब, कहीं वर्ब बता दिया। तो अब ये सारी बातें बताने के बाद अब तकरीबन आप लोगों को हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि ग्रामर बेसिकली क्या है। तो अब हम प्रॉपर चलेंगे सेंटेंसेस की तरफ। यानी अब जब हमारी अगली क्लास होगी तो हम बाकायदा तौर पर रोजाना की बेसिस पर इंशाल्लाह ताला एक एक लेक्चर आपको हम किस चीज का दिया करेंगे? टेंसेस का। यानी पहले दिन हम आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाएंगे पूरा, उसकी पूरे फॉर्मूलाज, उसकी पूरी डेफिनेशन, फिर उसके बाद पास्ट सिंपल, फिर उसके फॉर्मूलाज, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद इंडेफिनिट्स पढ़ाएंगे, फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद फिर हम जो है जब सारे टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम चलेंगे एक्टिव पैसिव की तरफ। फिर आपको एक्टिव पैसिव पहले समझाएंगे, फिर आपको सिखाएंगे सारा कुछ, फिर जब इंशाल्लाह ताला एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नरेशन तरफ जाएंगे। तो अब बस अगली जो क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, जो अगला लेक्चर आपके पास आएगा वो इंशाल्लाह ताला वो टेंसेस पर होगा, जिसमें प्रॉपर एक कंप्लीट टेंस होगा विद डेफिनेशन, विद फार्मूला और विद सम सेंटेंसेस जो हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है जी? तो जो भी आपको मसला होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज है, कोई मसले मसाइल है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। अल्लाह।